नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बात हरियाणा चुनाव को लेकर, इस समय चुनाव चल रहे हैं। 8 अक्टूबर को इसके परिणाम आ जाएंगे जम्मू कश्मीर के साथ में। अब देखना यह होगा कि हरियाणा के इस चुनाव में क्या बीजेपी इस बार बनी रहेगी या जो इंडिया गठबंधन है या कहें कांग्रेस, वह एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाएगी। या सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से गठबंधन हुआ है और वो पूरी 90 सीटों पर दोनों गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस तरह से मंच पर संबोधन दिया, उससे कार्यकर्ताओं में जुड़ाव देखने को मिल रहा है। और आकाश आनंद ने भी इस बार खुलकर, आम सभा हो चाहे चौपाल हो, चाहे वो रात में लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार हरियाणा में एक बेहतर परिणाम की ओर जा रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद और जेजेपी का भी गठबंधन काफी सक्रिय तौर पर दिख रहा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ में सरकार बनाई। आखिरी वक्त में सरकार से उन्होंने किनारा कर लिया या सरकार ने उनसे किनारा कर लिया, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद क्या इस बार हरियाणा में पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी का जो गठन बहुत ही जल्द अभी हुआ है, लेकिन वह इस बार क्या खाता खोल पाएगी या वोटों परसेंटेज वहां पर ऐसा प्रभावशाली ला पाएगी जिससे कि वहां के जो वोटर हैं, खासतौर पे बहुजन वोटर हैं और चंद्रशेखर आजाद को पसंद करने वाले हैं, उनकी जो उसके मूवमेंट को, उसके विचारधारा को और उसके जो जिस तरह से वो जमीन पर आकर दलित बहुजन समाज के लिए लड़ते हैं, उनके अधिकारों के लिए, क्या इस बार वहां का जो युवा है चंद्रशेखर आजाद के लिए वोट कर रहा है? सवाल यही है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात कहें कि इस बार कांग्रेस ने वहां पर जो मंच पर संबोधन करना चाहिए था, जो लोकसभा चुनाव में उसने किया था, क्या वो संबोधन क्यों नहीं किया? आरक्षण की बात सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण को लेकर जहां लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरक्षण पर सबसे ज्यादा बात करी, जातिगत जनगणना की बात करी, आर्थिक सर्वे की बात करी और जिसकी जितने हिस्से संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मान्यवर काशीराम साहब के जो संबोधन इसने कांग्रेस ने लिए। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो कांग्रेस के लीडर, इन तमाम संबोधनों से किनारा क्यों किया? क्या हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है बाकी भारत की पृष्ठभूमि से अलग है? क्या वहां की जो जनता या कि वहां की जो सोच है, संस्कृति, समाज है, क्या वो अलग है? लेकिन कांग्रेस ने आरक्षण, संविधान, बाबा साहब, तमाम मुद्दों पर क्यों किनारा किया? क्यों नहीं सीधे इन मुद्दों पर, जिस तरह लोकसभा में जिसने हाथ में संविधान लेकर जो बात कर रहे थे बड़े स्तर पर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे तमाम जो लीडर हैं, चाहे अशोक तंवर जो हाल में बिल्कुल आखिरी वक्त में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करी बीजेपी को छोड़कर, कुमारी शैलजा को जिस तरह से हाल बनाए रखा उन्होंने, वो बहुत ही सवाल निशान पैदा करता है। लेकिन सवाल यह है कि मैंने जो आपसे कहा कि कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी ने जलेबी की बात करी कि जलेबी फैक्ट्री में बनाई जाएगी, ये किस तरह का बयान था? क्या एक पढ़े लिखे नेता जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम इस बार विपक्ष के नेता है लोकसभा में, किस तरह का बयान देते हैं? मुझे लगता है कि वो क्यों ना ट्रोल हो, क्यों नहीं उन पर सवाल उठाए जाएं। वहीं किसान का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, किसानों के जो कृषि कानून है उसके मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने क्या बड़े स्तर पर सवाल बीजेपी से उठाए? क्योंकि बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से हरियाणा में बनी हुई है। जी हां, मायावती ने जिस तरह से सीधा हमला बोला हरिजन के मुद्दे पर, उन्होंने अपने ही गठबंधन के एक जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी इशारों में समझा दिया कि जो हरिजन शब्द है वह संवैधानिक तौर पर स्वीकार्य नहीं है। तो आप कभी भी दलित समाज के व्यक्ति, समाज या उसके महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए या पूरे समाज के लिए आप हरिजन शब्द का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए बेइज्जती होगी। और कहा कि हरिजन यानी कि हम तो अगर हरि की औलाद है, ईश्वर की औलाद है, तो क्या आप शैतान की औलाद हैं? यही संबोधन सीधे बहन जी ने मंच पर किया। और इसके बाद में जिस तरह से तालियां बजी, हुटिंग हुई, उससे सीधे तौर पर कनेक्ट कर रही हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहन जी ने इस बार जो
जो पेपर पढ़ के जो अपना संबोधन करती थी, लेकिन अब वो सीधे तौर पर वो अब संबोधन भी कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं। इससे लग रहा है कि बहन जी अपने फिर दोबारा से उसी रूप में लौट कर आ रही हैं जिसकी लगातार डिमांड की जा रही थी कि आखिर बहन जी वो आक्रामक क्यों नहीं है, वो आयरन लेडी की छवि क्यों नहीं निर्मित कर रही हैं। साथियों, बहन जी ने जिस तरह से आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जो छवि दिखाई, इस तरह जो अपना व्यक्तित्व दिखाया, उससे साफ जाहिर होगा कि बहन जी ने के पास जो खोया हुआ जो उसका समर्थक था, वोटर था, वो फिर दोबारा से उनके तरफ आया है। यही आकाश आनंद को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको मौका दिया, लेकिन बहन जी ने उनको बीच में चुनाव में हटा दिया। उसके बाद में काफी सवाल निशान खड़े हुए, लेकिन इस बार उनको पूरी तरह से उन्होंने काफी सभाएं करी। आकाश आनंद जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ उत्तराधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उससे साफ उन्होंने दिखाया कि हां, हमारी संख्या इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद हमारी सरकार नहीं बन पाती। इसका मतलब है कि हमारा वोटर कोई राजनीतिक चेतनाशील होना पड़ेगा। सुरक्षा हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन अस्मिता, दलित अस्मिता, गौरव, सम्मान, बाबा साहब के जो सम्मान थे, उस पर उन्होंने सीधी बात रखी और साथ ही कहा कि जो गुरु किल्ली, मान्यवर काशीराम जो सत्ता की चाबी, जिसे गुरु किल्ली पंजाबी में कहते हैं, कि उनका कहा कि अपने हाथ में गुरु किल्ली रखिए। और उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कभी भी अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं किया और उसी तरह से मान्यवर काशीराम साहब ने नहीं किया, बहन जी ने नहीं किया, तो हम आखिर क्यों करें। और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के दलित नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो चमचा युग की जो उन्होंने किताब लिखी थी मान्यवर काशीराम साहब ने, कि ये किसी के भी सगे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं और अपने उसके बाद में वो एक ऐसी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे समाज कहीं भी जाए। उन्होंने कहा कि चमचों से बच के रहिए। तो ये सवाल जो मैं आपके सामने पैदा कर रहा हूं, मान्यवर काशीराम साहब ने अपने स्वाभिमान, अस्मिता की बात रखी, लेकिन अब सवाल यह है कि जो आज जो चुनाव हो रहा है, क्या इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इस बार एक बड़े स्तर पर अपना वोटरों को वोट करवाने में क्या वह सफल हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से बड़ी सभाएं हुई हैं, उससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। लेकिन साथ ही चंद्रशेखर आजाद भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी सुखद परिणाम यह है कि उनके वोटर भी काफी सक्रिय हुए हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस और बीजेपी पर इसलिए है क्योंकि दोनों सत्ता में भारत में रही हैं। लोकसभा का चुनाव इस बार तीसरी बार भाजपा ने जीता है, वहीं तकरीबन 55 साल कांग्रेस ने भारत पर राज किया है, राजनीतिक राज किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन पर सवाल उठते हैं तो ये अपने आप में राजनीतिक सवाल के साथ साथ उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल है। यही बहन जी ने, यही आकाश आनंद और यही चंद्रशेखर आजाद और यही इनेलो और जेजेपी के तमाम विपक्ष के नेता भी उठा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या 8 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी या जेजेपी या जो चंद्रशेखर आजाद या तमाम राजनीतिक पार्टियों के क्या परिणाम सामने देखने को मिलते हैं। और आखिर में एक सवाल, राघव चड्ढा ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा, उस पर भी बीजेपी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि क्या आखिर फिर आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब कि आप भी कांग्रेस को हराना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि बीजेपी का साथ दें। अगर आप इस तरह की जो बयानबाजी और आपकी जुमे मात्र 10 साल हुए हैं राजनीतिक पार्टी बनाए और हमारे सरकार बनाए, माफ कीजिएगा, पार्टी बनाए हमारे 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और हमारा अनुभव आपसे बहुत ही बेहतर है। और हम 4 बार सीएम हमने उत्तर प्रदेश में बनाया है भारत के अंदर, और हमने लोकसभा के उम्मीदवार जुटाए। तो आप इस तरह का अगर हम पर दुष्प्रचार करते हैं तो जनता आपको सीधा जवाब देगी। तो साथियों, इस वीडियो पर आपने कमेंट्स आप जरूर लिखकर भेजें। आखिर में डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करें। डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद पहुंचाकर सच्ची और मेहनती और जमीनी पत्रकारिता में आप सहयोगी बन सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।